हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल स्टडी देसी में। आप लोगों ने नए एनसीईआरटी के तहत चैप्टर 4 इतिहास के समय रेखा और उसके स्रोत का पहला पार्ट देख चुके। अगर नहीं देखें तो पहले वो पार्ट जाकर के देखिए। ये उसी का दूसरा पार्ट है जो इसमें पूरी तरह से उस चैप्टर को खत्म कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उस पहले पार्ट का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड कर दूंगा। पहले वो देखें फिर इसको देखें। इतिहास के स्रोत में जैसे देखिए, कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं। कोई भी स्थान, वस्तु, जो भी वस्तु मिला है उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अतीत में जो घटनाएं हुई है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए, इतिहास के स्रोत क्या क्या है। अब मान के चलिए कि आपको अपने परिवार के पीढ़ियों के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है, जानकारी एकत्रित करनी है। तो अपने दादा दादी, पापा मम्मी, नाना नानी, ये सबसे क्या करेंगे, उस पूछेंगे हम लोग। क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा, उनके बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे क्या था नहीं था। तो इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखो, दादा दादी, उसका नाम लिखेंगे हम लोग, उसका व्यवसाय क्या था, जन्मस्थान क्या था, सूचना का स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से पता चला ये चीज। तो कुछ चीजें पता चलेगी कि कहीं पे लिखी हुई थी, कुछ मौखिक पता चलेगी, ठीक है, और कुछ वस्तु को देख करके पता चलेगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये स्रोत है, समझे। आप अपने परिवार के अतीत के संबंध में जानकारी कैसे प्राप्त की, तो वही आप लोग को ये भरना है। देखो, आप ये समझो, ठीक है। अब आप देखते हैं आगे, ये देखो, इस पे हम लोगों को विचार करना है। क्या है, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है। इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचना एकत्रित कर सकते हैं। तो मान के चलिए, अगर पुस्तक मिलेगा हमको तो उसके आधार पर हम लोग विश्वास, मतलब वो आंकलन लगाएंगे कि ये किस भाषा की पुस्तक है और ये कब प्रयोग में ली जाती होंगी, क्यों प्रयोग में ली जाती होंगी। सिक्कों से पता चलेगा कि किस टाइप का सिक्का है, उसका क्या उपयोग होता था। आभूषण से पता चलेगा कि किस टाइप के आभूषण पहनते थे लोग, कौन पहनते थे। वस्त्रों से ही पता चलेगा। तो ठीक है, तो जिस भवन के निर्माण वगैरह से पता चलेगा कि भवन का ये निर्माण अगर बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है तो इसका मतलब ये यहाँ पे कोई बड़ा आदमी रहता होगा। अगर वो छोटा सा झोपड़ी टाइप का कुछ बना हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे छोटे लोग रहते होंगे, तो जो मजदूर वगैरह, मजदूर वर्ग वगैरह रहते होंगे, वो सब रहते होंगे। तो इस आधार पर हम लोग, ये स्रोत के आधार पर हम लोग अतीत के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है और वह चित्रखंड पहेली के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं का अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती हैं। इस प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। एक बात मान के चलिए, ये क्या बोल रहा है, जैसे हम घर में जो वस्तु को देखें, तो मान के चलो कि तुम, हमारे घर में एक स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर है। अब उस स्कूटर को उस समय देखेंगे कि ये किसने, मेरे दादाजी ने खरीदा था। तो स्कूटर की स्थिति, इसका मतलब देखेंगे उस समय में तो बहुत लोगों के पास ये सब चीज नहीं था। इसका मतलब मेरे घर की स्थिति अच्छी रही होगी तभी मेरे पास स्कूटर है उस समय में। इस तरह पे हम लोग आकलन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी देखेंगे, जो भी चीज, चश्मा चश्मा अगर मान के चलो मिल गया कि हमारे दादाजी का, तो बोलेंगे अरे मेरे दादाजी का आँख थोड़ा गड़बड़ था, इस वजह से वो चश्मा पहनते थे, ठीक है। तो कुछ भी टूटी हुई लकड़ी मिल गई, यानी मतलब उनको चलने में दिक्कत होता था, कुछ इस तरह से। तो आप जिस, जो भी वस्तुएं आपको मिलेंगी उस आधार पे आप आकलन कर सकते हैं कि क्या होगा उस समय की, ठीक है। अब देखिए, इतिहास के स्रोत पर हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये इतिहास के स्रोत है। देखो 4 टाइप के स्रोत यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। पहला, मौखिक स्रोत, ठीक है, मौखिक स्रोत, मौखिक स्रोत। दूसरा क्या है, साहित्यिक स्रोत। फिर क्या है, कलात्मक स्रोत। ये है पुरातात्विक स्रोत। तो मौखिक स्रोत मतलब मुंह से बोला गया, जो भी मुंह से आप सुनते हो उसके बारे में। जैसे वंशावली, आप किसी से पूछ लोगे कि अरे यार ये वंशावली कौन है, मतलब वंशावली क्या हो, वंश, आपकी वंश कैसे कैसे आगे बढ़ा है, कैसे कैसे आपके पूर्वज कौन कौन थे। तो ये मौखिक स्रोत में आ गया। आप पापा से पूछ लोगे कि क्या थे पापा, आपके पापा का नाम क्या था, उनके पापा का नाम क्या था। उसी तरह से फिर लोक साहित्य, बहुत कुछ ऐसी होती हैं जो कि गांव में साहित्य के रूप में उपलब्ध होती हैं, मौखिक रूप में। किसी कहानी सुन लेते हो, किसी पुजारी का, या कोई बहुत बड़े संत थे उसका नाम बोला जाता है, कुछ ऐसा वैसा। तो वो सब कहाँ से होती है, मौखिक होती है। तो ये मौखिक स्रोत हो गए। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में क्या है, देखो 2 टाइप की चीज यहाँ पे दिख रहे हैं। एक होता है भारतीय साहित्य, एक विदेशी विवरण। तो एक भारतीय साहित्य में क्या हुआ, वेद और इतिहास हम लोग का है, वेद, उसके कविता और नाटक बहुत सारे हैं, ऐतिहासिक लेख बहुत कुछ है, और कहानियों का संग्रह। इस आधार पर हम लोग आकलन करते हैं कि भारत का इतिहास कैसा रहा होगा। वैज्ञानिक और तकनीकी लेख भी होता है, तो उस आधार पर हम लोग विचार कर सकते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक प्रगति उस समय हुई थी। विदेशी विवरण में आते हैं तो बहुत लोग जो भारत का दर्शन करने आए, भारत का घूमने आए, तो अपना यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा, जो यहाँ पे आकर उन्होंने अनुभव किया, उस आधार पर उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे। तो उसी तरह से ये ऐतिहासिक, तो यात्रा वृत्तांत हो गया। बहुत सारे ऐतिहासिक वृत्तांत होते हैं, मतलब कुछ जो पुरानी बातें उनको पूरा इस तरह से एक अच्छे से लिख देना, और ताकि लोगों आगे के लिए वो एक फोकस चीज हो जिससे कि लोग समझ सकें, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग कलात्मक स्रोत। कला मतलब आर्ट। तो आर्ट का जो फॉर्म होता है ये विभिन्न प्रकार, जैसे चित्रकला, फोटो से आप देख सकते हो, मूर्ति कला जो मूर्ति होती है उस आधार पे, एक पट्टिका पैनल होती है। तो ये कलात्मक टाइप के चीजों से स्रोत से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या, जैसे मान के चलो कि मूर्ति कला, तो जो हड़प्पा में जो पुजारी मिला है तो उधर पे हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पुजारी तो था, ठीक है, पुजारी तो था। जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की, तो उस समय लोग क्या सोचते हैं वहाँ पे महिला प्रधान, तो महिलाओं को ज्यादा इज्जत मिलती थी उस समय में। चित्रकला में जो जहांगीर वगैरह के समय में जो चित्रकला फेमस हुई थी उस तरह हम लोग बता सकते हैं कि उसमें कितना ज्यादा डेवलप हुआ होगा। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत पे। सबसे पहले तो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत क्या है? जो पुराना तत्व हमें मिला है उत्खनन में, तो उसमें हो सकता है शिलालेख हो, शिलालेख पांडुलिपि हो सकता है, ताम्रपत्र, ताम्रपत्र पे लिखा गया होता है, सिक्का हो सकता है, पांडुलिपि मतलब एक पेड़ के छाल पे लिखा गया। संरचना क्या है पुरातात्विक स्रोत की? स्मारक हो सकता है। स्मारक कैसा होगा? उस आधार पर हम उस समय के समाज का गणना कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। टीला कैसा था, ऊंचा था, नीचे था, उस तरह पे वर्ग का पता चल सकता है कि किस टाइप के लोग वहां रहते थे। तो उसमें पुरातत्व में भी क्या है, उत्खनन होगा। उत्खनन में क्या होगा? देखिए विभिन्न चीजें मिलेंगी, जैसे ये भी इतिहास का स्रोत है, जैसे मानव, पशु, पौधों में के अवशेष। इससे पता चलेगा कि उसमें मानव कैसे रहते थे, उन लोगों का जीवन कैसा था, उनके साथ क्या क्या मिल रहा है, इसका मतलब वो लोग उस चीज का यूज करते थे। पशु का स्थिति क्या क्या, कौन कौन से पशु उसमें मिलते थे। फिर पौधों का अवशेष देख लेंगे कि उसमें किन किन चीजों की खेती की जाती थी। फिर उपकरण, हथियार से देखेंगे कि उस समय के उपकरण कैसे थे, मोटे थे, पतले थे, बड़े थे। तो उस आधार पर हम लोग बताएंगे कि उस समय के लोग कैसे अपना जीवन बसर करते थे। मूर्तियां और आभूषण, मूर्तियां और आभूषण, तो मूर्तियों से हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे हमने ये बताया कि मूर्ति पुजारी की मूर्ति थी हड़प्पा में, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मातृ देवी की मूर्ति आई, फिर नर्तकी की मूर्ति थी। तो इस तरह हम लोग उस समय के सामाजिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, ठीक है। मृदभांड और खिलौने, जैसे मिट्टी का जो घड़ा वगैरह या जो पोट वगैरह मिल रहे हैं हड़प्पा के टाइम में या बाद में भी, उस आधार पे भी उस समय की स्थिति को पता कर सकते हैं। निवास स्थान और समाधान, बहुत सारे जो सब होते हैं जिनको दफनाया गया था उस समय में, उसके साथ बहुत सारे वस्तुओं को भी साथ में दफना दिया जाता था। तो उससे क्या होता था, उससे पता चलता था कि उस समय की स्थिति उन लोगों की कैसी थी, कौन से लोगों को वहां पे दफनाया गया, वो किस वर्ग से संबंधित रखते थे। तो ये स्रोत हो गए, ठीक है। इन्हीं सब चीजों का यहाँ पे विवरण है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो हम लोगों ने ये स्रोत देखे उसमें कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी हम लोगों ने ऊपर देखा है, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख को पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज को पढ़ते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं, उस आधार पर बताते हैं, साहित्य और भाषा के विशेषज्ञ आदि अपना योगदान करते हैं। इस आधार पे वो लोग उस स्रोत को जस्टिफाई करते हैं, मतलब उस स्रोत को यूजफुल बनाते हैं कि उससे हम लोग पुराने समय में क्या हुआ था उस चीज को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। उदाहरणार्थ, प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उसका जो स्टडी करते हैं। और प्राचीन मानव के अनुवांशिकी के अध्ययन, अनुवांशिकी मतलब जो ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जो अध्ययन करते किस प्रकार जो पौधा है, जो जानवर है, जो मनुष्य है, उसकी कुछ विशेषताएं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। जैसे हम लोगों का जो पहले था होमो सेपियन, तो वहां पे उनके पास जो गुण होगा वो आते आते हम लोग के पास आई है, हम लोग के पास अनुवांशिकी गुण आई है। तो हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग इसके पूर्वज, हम लोग के पूर्वज ये थे। तो यही होता है, तो इसमें एक नया दृष्टिकोण दिया है। कौन? ये सब जो पुरालेख शास्त्री हैं, जो पुरातत्वविद हैं, जो मानव विज्ञानी हैं, इस चीज को समझने में, ठीक है। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास समानता से, जिसका अर्थ है पिछले 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। समाचार पत्र भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन स्रोत हो सकता है जिससे हम लोग बता सकते हैं। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए, जैसे कुछ दशक में क्या हुआ, इधर ज्यादा पॉपुलर हो गया कौन? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टीवी, इंटरनेट हो गया। इस आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि पिछले दशक में क्या हुआ। तो जैसे कितने समय बीते हैं, उस समय की गणना के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि ये इतने समय का, ये इस आधार, जैसे कुछ समय के लिए हम लोग टीवी, इंटरनेट का माध्यम का सहारा ले सकते हैं, फिर समाचार पत्र का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक जो है क्या है, मानव इतिहास का प्रारंभ। तो मानव का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? होमो सेपियंस, जो हम लोग के जो पूर्वज हैं, मानव जो है, हम लोग जो है, ये क्या है, 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र। आप देखें, करोड़ों अरबों साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ, तो उसके बाद तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो छोटा सा अंश होगा ही। बहुत 3 लाख तो बहुत छोटा सा। मान के चलो कि आपके पास 3 लाख रुपए है, ठीक है, 3 लाख रुपए, तो आपके लिए 10 रुपया बहुत छोटा रकम होगा। आपके पास 400 अरब रुपए हैं, तो आपके लिए 3 लाख बहुत छोटा सा रकम होगा। तो उसी तरह से ये जो इस तरह से जो इतिहास है पृथ्वी का, उस आधार पे तो देखा जाए तो हम लोग के लिए पृथ्वी के लिए 3 लाख वर्ष कुछ नहीं है। तो हम लोग का बस जन्म कुछ समय पहले ही हुआ है इस पृथ्वी के इतिहास के आरंभ के आधार पर, ठीक है। आप देखो इस फोटो को, ऑब्जर्व करो, यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ शिकार कर रहे हैं,
फोटो बना रहे हैं, मतलब कि किस टाइप का वो लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे, कुछ भी था उनको कलाकृति को गुफा पे उतार देते थे। यहाँ पर कुछ खा पी रहे हैं लोग, किस तरह से यहाँ पे आग जला रहे हैं उसमें से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे पत्थर बना रहे हैं, पत्थर से हथियार बना रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। देखिए ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए। आप इनमें से किस गतिविधि को पहचान सकते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो आप इसको सोचना प्रयास करना, सोचोगे, जितना सोचोगे उतना दिमाग डेवलप होगा आपका। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों तथा समूहों में रहते थे। तो आदि मानव जैसे प्रकृति था, उसमें क्या था? जानवर थे। जो प्रकृति थी, जो कभी बर्फ पड़ गया, कभी ओला पड़ गया, कभी गर्मी आ गई बहुत ज्यादा, कभी सूखा कहीं पे आ गया, तो इन सब चुनौतियों से सामना करना पड़ता था उन्हें। बहुत सारे जानवर वगैरह अटैक करते थे जो मांसाहारी थे, तो इन सबों से बचने के लिए वे क्या करते थे? एक दूसरे की सहायता करने के लिए टोली में रहने लगे, समूह में रहने लगे। वे मुक्ता आखेटक, आखेटक क्या होता? शिकार करके खाने वाला। खाद्य संग्रह मतलब खाद्य संग्रह करके खाने वाला। भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे, क्योंकि देखो उन लोगों को खेती नहीं आती थी पहले कि वो एक जगह जाकर के खेती करने लगते, तो वो घूम घूम करके जानवरों को मारते खाते और एक जगह रुकते जहाँ पे कुछ खाने पीने का होता। जब वहां से खत्म हो जाता तो फिर वहां से दूसरी जगह चले जाते। इस तरह से उनका जीवन यापन चलता था। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधे एवं फलों के संग्रह और आखेट पर निर्भर थे। शुरू में हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थी। जैसे आप देखोगे, मरणोपरांत जीवन मतलब मृत्यु के बाद का जीवन। तो जो जब उस समय आदि जो पूर्वज थे हम लोगों के, तो उन लोगों को जब दफनाया जाता था तो उसके साथ में बहुत वस्तुएं दफनाई जाती थी। उसमें जो उनका प्रिय कुछ पालतू जो पौधे कुत्ते होते थे, तो उन लोगों को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। तो लगता था कि उनके साथ कुछ ज्यादा लगाव होगा उनका। तो कुछ धारणाएं थी कि ये इनके बाद का जीवन का कुछ होगा, तो इनके साथ भी इन कुत्ते को दफना दिया जाए ताकि उनके साथ ही वो जाए वहां पे, उस जीवन में रहे, मरणोपरांत जो जीवन स्टार्ट होगा। यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरों से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी है। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया। पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ी, ब्लेड्स, नुकीले तीरों या अन्य उपकरणों के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। देखो अब जैसे पहले शुरू में क्या हुआ कि पूरा हैवी वो था पत्थर, जिससे कि वो शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे वो उनको आकार छोटा होता चला गया और उनका नुकीलापन आता गया। धीरे धीरे करके इतने हो गए कि वो कि हाथ से ही उनका शिकार, ये दूर से ही फेंक करके शिकार किया जाने लगा। तो ये धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट आई। ठीक है, अग्नि का उपयोग करने लगे जिससे कि वो पका हुआ मांस खाना शुरू कर दिए। ठीक है, संपूर्ण विश्व के सैकड़ों गुफाओं के शैलचित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाए जाते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश के भीमबेटका में भी देखोगे। ठीक है, तो वहां पे भी जो दीवालों पे शैल चित्र है उसके आधार पर उन समय के जीवन का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों और प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत और उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी कभी वे दूसरे समूहों के साथ इसका आदान प्रदान करने लगे। मतलब कुछ चीज, जैसे कुछ कोई मनकों का माला बना रहा था, कोई पत्थर कुछ बना रहा था, कुछ जो पशु के दांत से कुछ बना रहा था, तो वो एक दूसरे के, जैसे मान के चलो अभी जो होता है, जैसे हमको इसका जरूरत है दांत का, तो दांत इससे ले लिए और इनको मनका का माला दे दिए। ये एक दूसरे से आदान प्रदान भी करते थे। इसी तरह से आप देखो, हम लोग देखते हैं कि पहली उपज कब हुई थी। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए, धीरे धीरे परिवर्तन आया। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिमयुग। उसके इसका एक बड़ा भाग हिम आच्छादित था, बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए हम इसे हिमयुग कहते हैं। पूरा बर्फ से ढका हुआ था। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो बर्फ पिघलने लगा। उसके बाद जो नदी का निर्माण हुआ उसमें जल भराव होता गया और वो नदियां समुद्रों में समाहित हो गई। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया, क्योंकि उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, बहुत सारी चीज होने लगी। हिम के पिघलने के कारण जो मानव के लिए जो जीने योग्य परिस्थिति थी उनमें सुधार आया। वे लोग एक स्थान पर बसने लगे, अनाज उगाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जानवरों के घरेलूकरण पे भी आरंभ कर दिया, मतलब उनको पालतू बनाने लगे। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार और संख्या में बढ़ गए। अब भोजन अधिक होने लगा, अब उन लोगों को ज्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़ता था। तो ये अधिकतर क्या करते थे, नदियों के किनारे बसने लगे। नदियों के किनारे बसने का कारण क्या था, वहां पे पानी पर्याप्त मात्रा में होती थी, जो खेती के लिए प्रचुर होती थी, और खुद के उपयोग के लिए भी पानी का जरूरत होने लगा। लेकिन जो एकमात्र कारण नदी के किनारे बसने का एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, तो यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ। जानते हो नदी के किनारे जो मृदा होती है वो क्या होती है? खादर क्या होती है? खादर मृदा क्या होती है? जो बहुत उपजाऊ है। तो इस वजह से भी खेती के लिए वो मिट्टी उपजाऊ होती थी और पानी तो यहाँ से मिल ही जाता था। तो अनऑर्गेनिक प्रक्रिया अधिक सरल हुई। ठीक है, हो गई।
अब देखते हैं, आगे पता लगाएं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। यह कुछ सहस्त्रावधि मतलब 1000 वर्ष पूर्व के कृषक समुदाय की गतिविधियों का प्रदर्शन करता है। उन गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनकी आप पहचान कर सकते हैं। अब देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर। अब क्या कर सकते, ये देखो हथियार लेके जा रहा है, कुल्हाड़ी टाइप का कुछ चीज है। यहाँ पे देखो लकड़ी को काटा जा रहा है, यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, यहाँ पे फसल वगैरह का यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये कुत्ता भी इनके साथ में है और ये भेड़ बकरी वगैरह है जो कि यहाँ पर चल रही है। अब देखिए क्या बोल रही है। आइए विचार करें। पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपर्युक्त चित्र दोनों में ही पुरुषों और महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाएं में दर्शाया गया है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि ये सही ही हो। ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो अथवा शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हम लोग बात कीजिए इसको, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, विचार कीजिए इस फोटोज को देख करके। ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज है, ये देखिए जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके, एक समुदाय मिल करके समाज जटिल होता गया। समुदाय का विकास और समाज जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। सरदार कौन थे? मुखिया जो मेन थे। और ये सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। ठीक है। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था। भूमि पर सामुदायिक रूप से खेती होती थी। यानी मतलब जैसे कोई भूमि है तो वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर किसी आदमी का नहीं था, वो एक समुदाय का था। वहाँ पे सभी लोग खेती करते थे और वो चीज जो अनाज वगैरह था वो सभी में विस्तृत किया जाता था, बांटा जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली उपग्राम मतलब ग्राम का एक छोटा रूप बड़े गांव में, जो पहले छोटा गांव था वो बड़े गांव में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र और उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांव में संप्रेषण एवं आवागमन, संप्रेषण मतलब संचार वगैरह का, आवागमन का तंत्र विकसित हुआ। आवागमन आने जाने का, इनमें से कुछ छोटे छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। उदाहरणार्थ मृदभांड और मिट्टी के अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग की तकनीक का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं आभूषणों को बनाना सरल हो गया। हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कुछ जटिल क्षण भी आए जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। मतलब जो लोग मतलब हम लोग तो एक प्रक्रिया को देख सकते हैं, इतने बड़े कालखंड को हम लोग कैसे देखेंगे? जो उनमें जो स्रोत मिले हैं उस आधार पे देखेंगे तो एक बड़े कालखंड पे देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसमें जो प्रयास किया, जैसे हम लोग भारत की आजादी में महात्मा गांधी का योगदान, ठीक है, महात्मा गांधी का योगदान, भगत सिंह का योगदान, ठीक है, सुभाष जी का योगदान, सुभाष बोस जी का योगदान। तो इन लोगों के योगदान के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन लोगों के ये ही योगदान की वजह से भारत को आजादी मिली। ठीक है। लेकिन ये इस समय का कालखंड इतना बड़ा है और इतना पुराना है जिसके साक्ष्य वैसे उपलब्ध नहीं, जिस तरह हम लोग जान नहीं पाएंगे कि जो हम लोग की ऐसी स्थिति है, जो हम लोगों का जो अभी अस्तित्व है, ये अस्तित्व किन आदि मानवों के कारण, किसके साहस और दृढ़ता के कारण ये हो पाया, ये हम लोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, ये आगे बढ़ने से पहले कुछ लिखा गया, इसको पढ़ते हैं। हम अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने के लिए कुछ तरीकों का पता लगाएं। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। जो समय रेखा है उस पे जो समय रेखा क्या है तो हम लोग देखेंगे भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग समय पर क्या क्या घटनाएं घटी उसको समझने में मदद करती है। समय की गणना की विभिन्न विधियां हैं। आप लोग बताएं, वर्ष समझ ही रहे हो, दशक मतलब 10, शताब्दी मतलब 100 वर्ष और सहस्त्रावधि मतलब 1000 वर्ष के कालखंड को। ये अलग अलग समय की गणना की विधियां हैं। इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं, ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने और उनके पुनर्निर्माण करने में सहायक होती है। जो इतिहास के स्रोत हैं उसी से तो हम लोग ऐतिहासिक घटनाओं को समझेंगे, जो पुरानी घटनाएं जो बीत चुकी है और उसका पुनर्निर्माण कैसे हो सकता है, उस चीज को समझेंगे। हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता गया। ठीक है। अब ये देखिए, ये प्रश्न है, ये क्रियाकलाप और परियोजनाएं हैं, इसको आप लोग देखो अपने आधार पे। इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो फिर मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और मैं फिर दूसरी चैप्टर लेकर के आऊंगा और इस आधार पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को दूंगा। आप इसको अच्छे से पढ़ो। ये पहला चैप्टर, इसमें उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे समझने के लिए। ठीक है। इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग बताओ मुझे। आपको ये बात तो है कि आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे, अब खुद से ही पढ़ना, पहले से आप खुद से पढ़ के आए होगे, फिर अब इसमें जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से फिर देखना, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना, फिर इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ये था पार्ट 2 नए एनसीईआरटी के चैप्टर 4 का, जो इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत का था।
और मैंने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है आप लोगों के साथ में मिल करके। और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इंडिया अर्थात भारत, और ये हिस्ट्री का ही पार्ट है और सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री के अंतर्गत। मिलते हैं अगले इस चैप्टर में। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई भी शिकायत हो, कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसमें सुधार करूंगा और आपको जितना बेहतर हो सकता है समझाने का प्रयास करूंगा। आपकी जो भी डाउट्स या जो भी कमेंट्स हैं प्लीज कमेंट में बॉक्स में लिखिए, जो भी डाउट्स होगी उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मैं ईमेल आईडी भी डाल दूंगा, उसमें कोई शिकायत हो तो आप ईमेल करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।